डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी देखी थी। हमने समझा कि कैसे सिल्क रूट्स बने, ट्रेड बढ़ा, यूरोप पावरफुल बना, कॉलोनाइजेशन फैला और पूरी दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती चली गई। यानी पार्ट वन में हमने देखा था हाउ द वर्ल्ड बिकेम कनेक्टेड। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो जाए तो क्या सिर्फ फायदे ही होंगे? अगर एक कंट्री में वॉर हो तो क्या उसका असर बाकी दुनिया पर पड़ेगा? अगर एक कंट्री की इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो क्या बाकी देशों पर भी असर पड़ेगा? एग्जैक्टली यही हमें पार्ट दो में देखने को मिलेगा। अब दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी थी कि वॉर्स ग्लोबल हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट भी ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई। आज हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स, ब्रेटन वुड्स सिस्टम और मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की पूरी कहानी। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा। मैं टीचर हाई स्कूल परिहोत जोन डोडा। इस चैप्टर में हम ये सब चीजें अंडरस्टैंड करेंगे जो चैप्टर है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3। और चैप्टर 3 जो है वो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्सेस कैसे हुए, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था और मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन क्या था। तो बात करें अगर हम इंटर वॉर इकोनॉमी की, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप का वार नहीं था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली टुक प्लेस इन यूरोप, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप का वार नहीं था, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला वॉर था। क्लियर? 1914 से 1918 तक चला ये युद्ध, ये वॉर दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी? लोगों को लगा था कि ये वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल तक चला। और इसी वार ने पूरी दुनिया को जो डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट पहुंचाया वो था इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैसिव डिस्ट्रक्शन किया इस वॉर ने, ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, लोग बेरोजगार हो गए। और इसका असर यही नहीं, पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी फैल गई। और राइज ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर लेटर, बाद में दूसरी वर्ल्ड वॉर का भी यही कारण बना। क्लियर? यही से शुरू होती है इंटर वॉर इकोनॉमी की कहानी। समझ में आया प्यारा बच्चों? वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं था, ये था दुनिया का पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर वन। अब इमेजिन करो, पहले वॉर्स स्वॉर्ड्स और हॉर्सेस से लड़े जाते थे, लेकिन अब मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही थी। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को ट्रेन और शिप से बैटलफील्ड तक पहुंचाया गया। यानी टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस का सिंबल थी, अब डिस्ट्रक्शन का वेपन बन चुकी थी। तो ये जो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, ये दो अलायंसेस के बीच में लड़ा गया। ठीक है? एक अलाइड पावर्स थी और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी। अलाइड पावर्स में आपके पास ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था और यूएसए था। और सेंट्रल पावर में आपके पास ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, जर्मनी था और ओटोमन अंपायर था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, और 1918 में खत्म हुई। कम से कम 4 साल तक ये वॉर चला। और इस फीचर ऑफ द वॉर क्या थी? मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन किया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ज्यादा ह्यूमन और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ। इस वॉर का डिस्ट्रक्शन अनइमेजिनेबल था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्रिसमस तक चलने वाला वॉर कि खत्म हो जाएगा, वो 4 साल तक चला। और उस 4 साल में ह्यूमन और साथ साथ में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ। कम से कम 9 मिलियन पीपल मारे गए और 20 मिलियन से ज्यादा इंजर्ड थे। क्लियर। और इसके मेजर इफेक्ट्स थे कि जो वर्क फोर्स थी वो रिड्यूस्ड हो गई, क्योंकि जंग जो लड़ रहा था वो मेल मेंबर थे, यंग मेल मेंबर। जब इतने लोग मर जाते हैं तो पीछे काम करने वाले कम हो जाते हैं। फैमिलीज लॉस्ट अर्निंग मेंबर्स, जो कमाई वाले लोग थे, कमा के घर लाते थे, फैमिलीज ने उनको खो दिया और हाउस होल्ड की इनकम्स खत्म हो गई। क्लियर। इससे सोशल चेंज क्या आया कि वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। अब जब मेल मेंबर नहीं रहा, वो वॉर में मर गया या इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह पे एक सोशल चेंज आया। वो था कि अब अर्निंग के लिए वुमेन सामने आई और वो काम करने लगी इंडस्ट्रीज में, बिकॉज मेन वेंट टू बैटल फील्ड्स। और कुछ मारे गए, कुछ इंजर्ड हुए। इस वॉर के समय में क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कौन कौन सी इकोनॉमिक चेंजेस आई थी। तो वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल दिया गया। अब फैक्ट्रीज गन्स, एमुनिशंस और मिलिट्री सप्लाईज में बिजी हो गई। ब्रिटेन ने वॉर चलाने के लिए अमेरिका से भारी लोन्स लिए और यही एक बड़ा चेंज हुआ। पहले अमेरिका दूसरे देशों का डेप्टर था, कर्जदार था, लेकिन वॉर के बाद अमेरिका दुनिया का क्रेडिटर बन गया, यानी बाकी देश अब अमेरिका के कर्जदार थे। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ आई आपको कैसे पूरा सिस्टम चेंज हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम। पूरी फैक्ट्रीज वेपन्स मिलिट्री सप्लाईज और वॉर इक्विपमेंट में बिजी हो गई। ब्रिटेन ने इस जंग को जारी रखने के लिए कर्ज उठाए। हम इंडियंस ने भी, मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में ये चीज क्लियर करवाई है कि कैसे हमारे ऊपर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन ब्रिटेन ने ह्यूज अमाउंट यूएसए से भी लिया और इससे यूएसए का टोटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों, पोस्ट वॉर रिकवरी क्राइसिस, हमने अभी तक पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या क्या इकोनॉमिकली वर्ल्ड को डैमेज किया, कैसे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुआ, कब वॉर शुरू हुई, कब खत्म हुई, कौन डेब्टर बना, कौन क्रेडिटर बना। आपने ये चीज समझ ली। ये रीजन था। हमने ग्लोबलाइजेशन पहले पार्ट में ये पढ़ा कि हम कनेक्टेड हो गए, चीजें अच्छी चल रही हैं। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ चीजें भी फेस करनी पड़ी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इतना कुछ क्राइसिस हुआ, इकॉनमी गिर गई, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके बाद एक फेज शुरू हुआ, उसे बोला गया पोस्ट वॉर रिकवरी क्राइसिस। डिफिकल्टी रिकवरी आफ्टर द वॉर। वॉर जब खत्म होता है तो उस वॉर से होने वाले नुकसान की रिकवरी करना लगभग नामुमकिन था, बहुत डिफिकल्ट था। कैसे प्यारे बच्चों, वॉर खत्म हो गया लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। ब्रिटेन पर ह्यूज डेब्ट्स थे, बहुत ज्यादा कर्ज। इस दौरान इंडिया और जापान की इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर चुकी थी। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में। अब ब्रिटेन को कंपटीशन मिलने लगा, वॉर बूम जो था वो खत्म हुआ। फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन ऑब्वियसली है कम हो जाएगी क्योंकि वॉर खत्म हो गया है। और जब फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन खत्म हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से बढ़ गया, क्योंकि आफ्टर वॉर डिमांड डिक्रीज्ड, प्रोडक्शन फेल, और जिसका रिजल्ट क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। और 1921 तक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वन आउट ऑफ एवरी फाइव ब्रिटिश वर्कर्स वर अनएम्प्लॉयड। मतलब बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए। जो कमाने वाले लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
उसके बाद एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुए, खेती बाड़ी के रिलेटेड, जो फूड के रिलेटेड क्राइसिस हुए। हुआ क्या कि अब फार्मर्स की सिचुएशन को हम समझते हैं, ठीक है। फार्मर्स की कैसी सिचुएशन है उस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वॉर के दौरान वीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ाई गई थी, मतलब गेहूं की खेती को बहुत बढ़ाया गया था, किसान गेहूं की खेती बहुत कर रहे थे। कंट्रीज जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज ने वीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। लेकिन वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप रिज्यूम्ड प्रोडक्शन। उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी जो वीट का प्रोडक्शन था उसे इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसे शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुए इसके कि अब हर तरफ से वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेस वीट सप्लाई हो गई, एक्सेस वीट सप्लाई हो गई, जिससे क्या हो गया, ग्रेन प्राइसेस कोलैप्स्ड। जब इतनी सप्लाई हो गई, डिमांड कम है, तो जो प्राइसेस हैं वो गिरेंगे, तो प्राइस कोलैप्स्ड हो गए। और जो फार्मर्स जिन्होंने कर्ज लेके खेती बाड़ी इसकी शुरू की थी, जो कर रहे थे, वो फार्मर्स डेप्ट में चले गए, वो फार्मर्स कर्जदार हो गए, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राइस ऑफ मास प्रोडक्शन इन द यूएसए, ठीक है। अमेरिकन इकोनॉमिक रिकवरी और यूएसए रिकवर्ड आफ्टर फास्टर आफ्टर द वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए इम्पैक्ट तो हर जगह पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, लेकिन यूएसए एक ऐसा देश था जो सबसे फास्टर ग्रो किया, रिकवर किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये कैसे हुआ, देखिए जब यूरोप क्राइसिस में था तब अमेरिका तेजी से रिकवर कर रहा था, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मास प्रोडक्शन। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी बड़े बच्चों, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। और इसका जो मेन पायनियर था, जो मेन जिसने ये शुरू किया, वो था हेनरी फोर्ड। और हेनरी फोर्ड की मेन इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। आप देख रहे हो इस पिक्चर में ऑटोमोबाइल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, और ये हैं जो खड़े हैं, ये ओल्ड पर्सन, ये हेनरी फोर्ड, जिनके आप देखते भी होंगे गाड़ियां आज भारत में भी फोर्ड करके आती हैं, ये इन्हीं की ही कंपनी थी। अच्छा, मास प्रोडक्शन जब अमेरिका में हुआ, काफी प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो उसके क्या इफेक्ट्स हुए, उसके क्या इफेक्ट हुए। तो अब क्या बात थी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम शुरू किया था। वर्कर्स अब पूरी कार नहीं बनाते थे, हर वर्कर सिर्फ एक छोटा टास्क बार बार करता था। इससे प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया, फोर्ड की कार हर 3 मिनट में बनकर निकल रही थी। यही था फोर्डिज्म, जो पीछे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, उनकी यही कहानी थी। तो इफेक्ट्स क्या थे मास प्रोडक्शन के, तो मास प्रोडक्शन की वजह से हुआ क्या प्यारे बच्चों, कि प्राइसेस कम हो गए। क्या हो गया, प्राइसेस कम हो गए, और जो गुड्स थे वो चीप हो गए, मतलब प्राइसेस कम हो गए और जो चीजें थी वो सस्ती हो गई। तो चीजें जब सस्ती हो गई तो पीपल स्टार्टेड बाइंग, लोग खरीदने लगे, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोस, इन सब की बिक्री होने लगी। समझ आया, हायर परचेज सिस्टम शुरू हुआ, यानी अभी सामान लो, पैसे बाद में इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, मतलब पीपल बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे आज होता है, तब भी ऐसा हुआ। तो ये इफेक्ट हुए मास प्रोडक्शन के। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द 1920s, चीजें खराब हुई, अमेरिका ने जल्दी रिकवर किया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। इसके बाद एक ऐसा फेज आया अमेरिका के लिए, प्रॉस्पेरिटी लेके आया। 1920 में अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया, जो अमेरिका था प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया। न्यू हाउसेस बन रहे थे, नए घर तैयार हो रहे थे, फैक्ट्रीज एक्सपैंड कर रही थी, कंजप्शन बढ़ रहा था। एक साइकिल बन गई, कैसे, जैसे मैं समझाता हूँ। मोर जॉब्स, ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, मोर इनकम आने लगी। जब लोगों के पास मोर इनकम, ज्यादा पैसे आते हैं, तो बाइंग भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब बाइंग ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाती है।
क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स इतनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी अंदर से कमजोर भी हो सकती है और यही आगे होने वाला था। प्रॉस्पेरिटी का फेज तो आया अमेरिकन का, साइकिल ऑफ ग्रोथ तैयार हुआ, ज्यादा जॉब्स, ज्यादा इनकम, पैसे मार्केट में घूमने लगे, कंजप्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन हुआ क्या कि इतनी प्रॉस्पेरिटी जो एकदम से आई, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाई, वो अंदर से कमजोर होती गई और आगे जाके यही होने वाला था। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्ट्री में इस चैप्टर में जो बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है, जो फेज आया इस प्रॉस्पेरिटी के बाद वो था द ग्रेट डिप्रेशन, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। ये ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में। तो कोई आपसे पूछे कि बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन कब शुरू हुआ, तो आपने टाइम पीरियड बताना है 1929 से मिड 1930 तक। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन के मेजर इफेक्ट्स क्या? देखिए, एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया बदल दी, जैसे मैंने आपको बता दिया। इससे सिंपल सा आप एक चीज रखना कि फैक्ट्रीज बंद हो गई और ट्रेड कोलैप्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो रिकॉर्ड तोड़ हो गया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिजास्टर में बदल गई। मेजर इफेक्ट्स आपको कोई पूछा, आपने बोलना प्रोडक्शन गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, प्रोडक्शन गिरा। जब प्रोडक्शन गिरेगा तो बाइंग गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, ट्रेड पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया, बिजनेस, और लोगों की इनकम डिक्लाइन हो गई। और इसका सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टेड जो एरिया था वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर और फार्मर्स, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ, प्रोडक्शन गिर गई, इनकम गिर गई, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया, इकोनॉमी डिजास्टर बन गई। इसके पीछे कारण क्या थे? डिप्रेशन आया क्यों? तो पहला कारण था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन मतलब बच्चों, फार्मर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, जितना प्रोड्यूस हो रहा था बायर्स कम थे। क्लियर हुआ? दूसरा कारण, कंट्रीज अमेरिका के लोन्स पर डिपेंडेंट थे। जब अमेरिकन ने लोन वापस मांगे, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। क्लियर हुआ? ये थे मेन कारण जिससे ग्रेट डिप्रेशन हुआ। अच्छा, कोलैप्स अब तक ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, और यूरोप के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हुए? तो यूरोप में क्या हुआ कि बैंक्स फेल होने लगे, ब्रिटिश करेंसी जो थी पाउंड कमजोर हो गया, वॉर ट्रेड जितना था वो सारा गिर गया, अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटीज, जो सामान वहां आता था वो बढ़ा दी। अब कंट्रीज एक दूसरे से कम ट्रेड करने लगी और क्राइसिस और डीप होता गया, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई वर्ल्ड की। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर इस ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर हुआ, जरूरी है। तो इंडिया तब किसके अंडर था? इंडिया तब क्या था? कॉलोनियल इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो इंडियन इकोनॉमी क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा? तो यस, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि इंडिया अब ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ चुका था। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भारत के आधे हो गए थे। वीट प्राइसेस भारत में 50% तक गिर गए थे। क्लियर हुआ? 50%। सबसे ज्यादा सफर किसान किसने किया, कोई बताएगा? तो नीचे मैंने लिखा है, मोस्ट इफेक्टेड फार्मर्स एंड पीजेंट्स थे। फिर बात आती है प्यारे बच्चों, जब इतना ग्रेट डिप्रेशन से इतने हालात बिगड़े, तो रीबिल्डिंग दी वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। जब ये सब चीजें हुई तो उसके बाद शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था 1939 में। कब प्यारे बच्चों? 1939 में, और 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चला।
क्लियर, 1944-45 के बीच तक ये चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, ये पढ़ेंगे हम इस स्लाइड में, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो लड़ा गया दो पावर्स के बीच में, दो अलायंसेस के बीच में। एक साइड थी एक्सिस पावर, ठीक है, और एक साइड थी अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली, जापान, और अलाइड पावर्स में था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए। इस वॉर ने भी काफी ह्यूमन और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन किया। अराउंड 60 मिलियन डेथ्स हुई इस वॉर के अंदर। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई सिटीज की और इकोनॉमीज की। और इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना फर्दर वॉर को रोकने के लिए। और फिर कहानी शुरू हुई कि कैसे अब जरूरी था कि वॉर का दोबारा से क्या किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। तो इस रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड लीडर्स समझ चुके थे कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्लियर हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वॉर्स और क्राइसिस बार बार आते रहेंगे। ये होना ही होना है, वॉर्स होनी ही होनी है। इसलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो आपकी पिक्चर में दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक, और दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। क्लियर प्यारे बच्चों? एक था वर्ल्ड बैंक और एक था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर बच्चों? अब इसके फंक्शंस क्या थे, इन बैंक्स के, और फंक्शन क्या था इनका? तो सबसे पहले वॉर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना, क्लियर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना, रिकंस्ट्रक्शन करना, जितना भी वॉर में जो चीजें हुई हैं तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, और असिस्टेंस देना। वो देश जो बहुत गरीब है उनको आगे बढ़ने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना। लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर इसकी आप समझ लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था वो बेस था यूएस डॉलर के ऊपर ही। तो यूएस डॉलर ही इसमें फंक्शन कर रहा था। उसके बाद प्यारे बच्चों, डीकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन खत्म होती, कोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब खत्म होने लगता है, देश आजाद होने लगते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ब्रेटन वुड्स एंड होता है और ग्लोबलाइजेशन का फिर से राइज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्यारे बच्चों, एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे, जिसमें हम भी थे। 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमें आजादी मिली। क्लियर? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज धीरे धीरे आजाद होने लगी। पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी भी थी। पॉलिटिकली हम आजाद हो गए, लेकिन इकोनॉमिकली अभी भी हम क्या थे? वीक थे। तो जो डेवलपिंग देश थे उन्होंने क्या किया? डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 एक ग्रुप बनाया। क्लियर प्यारे बच्चों? और उसकी जो डिमांड थी G77 ग्रुप्स की, फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड मींस बिल्कुल सही मायने में ट्रेड होगा, ठीक है। आप अनड्यू, कोई भी डेवलप देश है वो अनड्यू मींस फायदा नहीं उठाएगा कि हम लोन्स दे रहे हैं, हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये कर रहे हैं, और उसकी आड़ में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साधेगा। बेटर प्राइसेस पे बात हुई और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हुई। तो फ्रॉम 1970 के बाद एमएनसीज, लो वेजेस कंट्रीज जैसे, ठीक है, चाइना, इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था कोलैप्स्ड हुआ, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टार्टेड, एमएनसी जो थे शिफ्ट इंडस्ट्रीज टू लो वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक चाइना एंड इंडिया। रिजल्ट ये हुआ कि मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन एक्सपैंडेड रैपिडली, एकदम से जो नया ग्लोबलाइजेशन, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ। सिंपल सी बात, नया वर्ल्ड ऑर्डर। पहले डेवलप देश ही सब कुछ करते थे, नहीं, अब जो डेवलपिंग देश थे वो भी अपने वेलफेयर के लिए चीजें करने लगे।
तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि इंटर वॉर के समय और वॉर के बाद कैसे दुनिया की इकोनॉमी बदली, कैसे वॉर के टाइम डिस्ट्रक्शन हुआ था और कैसे इकोनॉमी बदली। वॉर्स पढ़ा हमने, इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया, पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की हिल गई, वो पढ़ा। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाद में G77 ग्रुप जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसने सेट किया। और आज का हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं पूरे तरीके से, हर हम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में इतना पार्ट जो आपने अंडरस्टैंड किया पार्ट 2, उसके कुछ क्वेश्चंस है जो आई होप इतना लेक्चर देने के बाद आपको शॉर्ट आंसर्स, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे व्हाई वाज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर? सिंपल से मैंने 3 रीजंस आपको बताए थे क्यों ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आपने बताना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। 3 पॉइंट मैंने पीछे पढ़ाया, आपको वो लिखने, आंसर हो गया। व्हाट वर द मेन फंक्शंस? तो जो मैंने अभी बताया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना, रिकंस्ट्रक्शन देना और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। व्हाई डिड द ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स इन द 1970? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, डेवलपिंग देश उस सिस्टम से बोर हो गए थे, नया ग्रुप क्रिएट किया जो था G77। क्लियर प्यारे बच्चों? उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जैसे व्हाई डिड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्म द G77 ग्रुप्स? तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपिंग जो कंट्रीज थे उन्होंने G77 ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि जो डेवलप देश थे, जो उनका वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड, वो जो चीजें थी, तो वो अपने तरीके से ट्रेड के रूल्स और नॉर्म्स को सेट करते थे। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज ने G77 ग्रुप बनाया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, उसका क्या डिमांड था, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि उनकी क्या डिमांड थी। उनकी डिमांड थी कि अब फेयर ट्रेड हो, बिजनेस बराबर, कोई उसमें ईमानदारी से किया जाए, प्राइसेस, बेटर प्राइसेस हमें मिले। जो डेवलपिंग देश थे, जो वो एक्सपोर्ट करते थे, उनको उनको बराबर उनकी वैल्यू मिले, और वो चाहते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्लियर प्यारे बच्चों? उसके बाद क्यों जी मास प्रोडक्शन? हाउ डिड द मास प्रोडक्शन चेंज द अमेरिकन इकोनॉमी इन द 1920? मास प्रोडक्शन ने इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे एकदम से बदल दिया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मैंने आपको बताया कि मास प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम हुए और गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। अब ऑर्डिनरी वर्कर भी क्या कर सकता था, कार्स, रेडियो, रेफ्रिजरेटर खरीद सकता था। और एक और सिस्टम शुरू हुआ था, हायर परचेज सिस्टम, जिसमें सामान लो और पैसे बाद में इंस्टॉलमेंट्स में देना। और लास्ट में, व्हाई इज द ग्रेट डिप्रेशन कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड? तो क्यों ग्रेट डिप्रेशन को सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइस माना जाता है दुनिया के अंदर? तो मैंने आपको बताया कि ग्रेट डिप्रेशन में फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, ट्रेड कोलैप्स हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई था, बहुत ज्यादा था। और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर था, स्पेशली एग्रीकल्चर और फार्मर्स इससे बुरे तरीके से प्रभावित हुए थे। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी। देखिए प्यारे बच्चों, हमने कैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा कि कैसे जो वर्ल्ड था वो इंटरकनेक्टेड हुआ, कुछ चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन बाद में ग्लोबलाइजेशन का एक डार्क फेज भी हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, उसने कैसे इकोनॉमी, मैंने क्या कहा कि जब आप इंटरलिंक्ड होते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इंटरलिंक्ड किया चीजों को, और बहुत सारी चीजें कि कैसे उसके बाद डिप्रेशन आया, फिर कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना,
ब्रेटन वुड ट्विन्स के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बना, और फिर डेवलपिंग देशेस ने भी ट्रेड को फेयर करने के लिए G77 ग्रुप बनाया। तो आई होप आप बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई। आई होप आपको मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की समझ आ गई, और आपने चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।